नमस्कार साथियों, आज का इस क्लास में अपकमिंग इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 2017 का जो सेक्शन 4 यानी टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो को लास्ट तक पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि अगर आप इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 से टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं और क्वेश्चन नंबर 80 तक ये क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। कुल मिलाकर यहाँ 25 क्वेश्चंस होती हैं। चलिए एक एक करके हम आंसर्स को बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयत्न करेंगे। इग्नू वाले ये टीचिंग एप्टीट्यूड को टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल नाम से पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, डिटरमाइनिंग द एम ऑफ एजुकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, यानी कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, जो एम है, यह किसका दायित्व है? ऑप्शन ए पेरेंट्स, ऑप्शन बी टीचर्स, ऑप्शन सी स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी सोसाइटी। इस क्वेश्चंस का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी टीचर्स, यानी कि जो शिक्षा का असली उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं शिक्षकों के हाथ पर ही निर्धारित होती हैं, आधारित होती हैं। एज ए टीचर हमें क्या करना पड़ता है, वो एजुकेशन का उद्देश्य क्या है उसे वास्तवायित करना पड़ता है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो पेरेंट्स सही जवाब नहीं होगा, स्टूडेंट्स भी नहीं होगा, सोसाइटी भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, द स्कूल्स थ्रू इट्स प्रोग्राम्स हेल्प स्टूडेंट्स टू, जो अलग अलग विद्यालय होते हैं, स्कूल्स होते हैं, ये स्कूल्स अपनी प्रोग्राम्स को लेकर के बच्चों को किस विषय में मदद करना चाहते हैं या फिर बच्चों को कैसे किस विषय में मदद करते हैं? ऑप्शन है एसिमिलेट कल्चर। देखो, स्कूल का सिर्फ और सिर्फ कल्चर को एसिमिलेट करवाना, रब्त करवाना, अर्जित करवाना उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन बी प्रोटेस्ट कल्चर, अपना कल्चर को प्रोटेस्ट करके रखना, उसके विरोध करना, ये स्कूल का उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी इग्नोर अदर कल्चर्स, यानी कि दूसरे जो संस्कृति हैं, सभ्यताएं हैं, कल्चर्स है, उनको इग्नोर करना भी विद्यालय का काम नहीं है। ऑप्शन डी मेक देम कल्चर्ड, यस, बच्चों को कल्चर्ड बनाना, बच्चों को संस्कारवान बनाना विद्यालय का या फिर विद्यालय का जो प्रोग्राम्स है उनका उद्देश्य होता है। देयरफॉर ऑप्शन डी हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 58, टू मेक ऑल स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन होमवर्क इट शुड बी, हर एक बच्चों को अगर हम होमवर्क में रुचि दिलाना चाहते हैं, उनका एप्टीट्यूड जो है होमवर्क के प्रति, उनका जो इंटरेस्ट है होमवर्क में, उसे बढ़ाना चाहते हैं, उसे एनहेंस करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन है ऑफ इक्वल लेवल, यानी कि जो होमवर्क हम बच्चों को देंगे वो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमें एक समान देना है, लेकिन सब बच्चों के लिए एक बराबर नहीं होना चाहिए। जो हाई लेवल इंटेलिजेंस वाले जो बच्चे होते हैं, CWSN जो बच्चे होते हैं, उनको हम समझ करके उनका जो क्वालिटी है, उनका जो निजी क्षमता है, उसी के आधार पर हमें जो होमवर्क है उसे देना चाहिए। तो इक्वल लेवल हम होमवर्क सबको नहीं दे सकते। ऑप्शन बी अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, यस, हमें बच्चों का जो क्षमता है, बच्चों का एबिलिटी के अनुसार होमवर्क देना चाहिए। यह सबसे सही तरीका है होमवर्क को देने का, इसीलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी फिर भी क्यों नहीं होगा, हम देख लेते हैं। क्योंकि यह टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसीलिए हम हर एक ऑप्शंस को स्टडी कर रहे हैं। बाकी इससे पहले हमने जो क्लास लिया था फैक्चुअल क्वेश्चंस वाला, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस, उसमें हमने हर एक ऑप्शन को स्टडी ही नहीं किया, लेकिन यहाँ स्टडी करना ज़रूरी है। ऑप्शन सी बोल रहा ओनली फ्रॉम द बुक, सिर्फ बुक में से हम होमवर्क देंगे, ऐसा कोई बात होना नहीं चाहिए। और ऑप्शन डी है आउट ऑफ द बुक, किताब के बाहर से भी हमें होमवर्क देना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद अब देखो क्वेश्चन नंबर 59, नवोदय स्कूल्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड टू, नवोदय विद्यालय जो हैं इनको प्रतिष्ठित किया गया है, इनको बनाया गया है किस काम के लिए? एक एक करके ऑप्शंस को हम देखेंगे। ऑप्शन ए इंक्रीज नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में विद्यालय का संख्या को बढ़ाने के लिए नवोदय स्कूल नहीं बनाया गया था। ऑप्शन ए सही नहीं होगा। ऑप्शन बी प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज, ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, दैट मे बी द ट्रू।
आंसर, क्योंकि देखो नवोदय स्कूल ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा क्वालिटी का बेहतरीन शिक्षा देने के लिए बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन फिर भी बाकी जो ऑप्शन है उनको हम स्टडी करेंगे। ऑप्शन सी, कंप्लीट सर्व शिक्षा अभियान मिशन, यह सर्व शिक्षा अभियान मिशन को कंप्लीट करने के लिए नवोदय स्कूल नहीं बनाया गया था, यह सही बात नहीं है। एंड ऑप्शन डी, चेक वेस्टेज ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों में जो शिक्षा का खर्चा होता है, वेस्टेज होता है, इसको चेक करने के लिए नवोदय स्कूल नहीं बनाया गया था। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज, एक प्रभावशाली शिक्षक का सबसे बेहतरीन क्वालिटी, सबसे बेहतरीन गुण क्या होता है? ऑप्शन ए, डीप नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट टॉट, सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि हम जो विषय पढ़ाएंगे उस विषय के बारे में हमें अवश्य ही डीप नॉलेज, गंभीर ज्ञान होना चाहिए। लेकिन इससे भी प्रभावशाली कोई क्वालिटी है कि नहीं, हम उसे देखेंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो सकता है। ऑप्शन बी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरियन, जो बहुत ही कठोर होते हैं, जो अपने अनुशासन को सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ऐसा टीचर कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए शिक्षकों में। ऑप्शन सी, गुड रैपोर्ट विद द स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ तालमेल अच्छा होना चाहिए, बच्चों के साथ इमोशनल कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, यह भी सही जवाब हो सकता है। ऑप्शन डी, ए गुड मोटिवेटर, जो बहुत ही अच्छी तरीके से दूसरों को प्रेरणा दे सके, एक अच्छा प्रेरक शिक्षक को होना चाहिए। देखो, प्रेरक होने से भी पढ़ाया जा सकता है, ना होने से भी पढ़ाया जा सकता है, ये ज़्यादा प्रभावशाली जो क्वालिटी है उसमें नहीं आता है। अब आप में से बहुत सारे शिक्षार्थियों का मानना ये है कि डीप नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट ही सबसे ज़रूरी उत्तर होगा, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली गुण होगा। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्यों ऑप्शन बी होगा? देखो, जितने भी टीचर आपने अपना जीवन में पाया है, हर एक टीचर का कहीं ना कहीं जो भी सब्जेक्ट इन्होंने पढ़ाया है उन पर उनका ज्ञान अवश्य ही है। लेकिन किस टीचर को आप ज़्यादा सम्मान करते हैं, किस टीचर का बातों को आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं, आप ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं, जिनके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है, जिनके साथ आपका रेपो अच्छा है, इमोशनली जो कनेक्ट होते हैं ना, हम जब बच्चों को कितना प्यार करके पढ़ा रहे हैं, बच्चों का कितना हम कदर करते हैं, कितना इमोशनली हम बच्चों के साथ कनेक्ट होते हैं, उसी के साथ हमारा पढ़ाने का जो रिजल्ट है, लर्निंग आउटकम है, ये आधार करता है, ये निर्भर रहता है। इसीलिए ऑप्शन सी होगा सही जवाब। हर एक के पास सब्जेक्ट नॉलेज होता है, लेकिन आपके पास नॉलेज है, लेकिन बच्चे जब तक आपको तवज्जो नहीं देंगे, बच्चे जब तक आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ज़्यादा ध्यान से आपकी बातों को नहीं समझेंगे, नहीं सुनने का प्रयास करेंगे, तब तक आप नहीं सिखा सकते, नहीं कुछ सिखा सकते, समझा सकते। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ होगा कि आप कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ डील कैसे करते हैं। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सबसे सही जवाब। हमें आशा है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्यों ऑप्शन सी हुआ, ऑप्शन ए क्यों नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो बेसिक एजुकेशन, बुनियादी शिक्षा का जो धारणा है, ये किसने दिया था? बुनियादी शिक्षा का धारणा महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 62। इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है, यानी कि जो पढ़ाने का प्रक्रिया है, इसमें व्यक्तिगत जो अटेंशन है, ध्यान है, ये बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? ऑप्शन ए, लर्नर्स ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो शिक्षार्थी हैं, जो सीखने वाले हैं, वो हमेशा ग्रुप में ज़्यादा बेहतरीन ढंग से सीखते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। आमतौर पे अगर हम देखेंगे, दो इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट होते ही हैं। ठीक है, अलग नहीं होते हैं। हम एक इंसान के तौर पे हम हर एक इंसान यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं। इसीलिए ग्रुप में सब अच्छा सीखते हैं, ये बात कहना गलत है। कुछ व्यक्ति के लिए, कुछ बच्चों के लिए ग्रुप में सीखना बहुत ही बढ़िया होती हैं, लेकिन कुछ के लिए निजी तरीके से वो अकेले अपना घर में स्टडी करके सीखने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा उनको मज़ा आता है।
इसीलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ऊपर हैं बाकी ऑप्शंस, चलिए मैं ऊपर आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए ऑप्शन बी क्या बता रहा है। दिस इज ऑप्शन बी, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रेस्क्राइब्ड इट। ग्रुप में हमें बच्चों को पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब हम बीए डीएलएड करते हैं तब हमें यह सिखाया जाता है। यह किस प्रकार लॉजिक हुआ जी? ये तो बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन सी, इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटीज टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच लर्नर। हर एक शिक्षार्थी को हम डिसिप्लिन बना सकते हैं, इसीलिए यह प्रक्रिया एक ऐसा मौका है जो कि शिक्षकों को डिसिप्लिन बनाने का वो ऑफर करता है। ये भी बात कहाँ सही है? बिल्कुल सही नहीं है जी। ऑप्शन डी, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बच्चे अलग तरीके से, अलग रेट में, अलग गति से सीखते हैं और अलग अलग तरीके से सीखते हैं। दो शिक्षार्थियों का सीखने का जो तरीका है, तौर है, ये बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इफ ए चाइल्ड राइट्स हिज और with his or her left hand and is comfortable doing things with it, he or she should be। अगर कोई बच्चा लिखने के लिए अपना बाएं हाथ प्रयोग करता है, बायां हाथ का प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है और उसी से वो कंफर्टेबल है, उसी से वो आराम से, इत्मीनान से लिख पाता है, और अगर वो बाकी काम भी बाएं हाथ से करता है तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बोल रहा है डिस्करेज्ड, उसे बायां हाथ से लिखता है इसीलिए हम उसे हतोत्साहित करेंगे। बिल्कुल ये करना गलत बात है। ऑप्शन बी, मेड टू राइट विथ लेफ्ट हैंड, उसे बायां हाथ से ही लिखाना चाहिए। हम उसे बायां हाथ से दायां हाथ से लिखाने वाले कोई नहीं होते हैं। उसको जैसा लिखने में मज़ा आता है, जैसा लिखने में वो कंफर्टेबल फील करेगा, उसको वैसा ही हमें लिखने का मौका देना चाहिए। ऑप्शन सी, अलाउड हिज प्रेफरेंस। यस, बच्चा जिस हाथ से लिखने में ज़्यादा सहजता महसूस करता है, बच्चा को उसी हाथ से लिखने का मौका हमें देना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन डी, सेंड टू सीक मेडिकल हेल्प। देखो, बायां हाथ से कोई अगर लिखता है तो आप उसको मेडिकल हेल्प के लिए भेज देंगे हॉस्पिटल में? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, Which of the following statement is true about learning? लर्निंग के संदर्भ में शिक्षण जो हम शिक्षण करते हैं तो बच्चा क्या करते हैं? सीखते हैं। तो सीखने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, एरर्स मेड बाय चिल्ड्रेन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस। यानी कि बच्चे जो कोई होम टास्क करते हैं, जो भी कोई कार्य हम करने के लिए जो देते हैं ना एज ए टीचर, तो बच्चों का जो गलती है, बच्चे जो गड़बड़ करते हैं, उसी से यह मालूम पड़ता है कि बच्चों का जो सीखन है, बच्चे कुछ सीख नहीं रहे। देखो, गलती करने से इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा कुछ सीख नहीं रहे। गलती करने से ही तो हम सीखते हैं, गलतियों से हम सीखते हैं। ठीक है, इसीलिए यह तो बात सही नहीं है। ऑप्शन बी, लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन एनवायरनमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर लर्नर्स। यस, शिक्षण तभी सक्सेसफुल होगा और बच्चों का सीखन तभी सक्सेसफुल होगा जब इमोशनली, आवेगिक तरीके से एक बहुत ही शानदार माहौल रहेगा। उस शानदार माहौल में जब हम सकारात्मक, और बच्चों को जब खुशी प्राप्त होती है, बच्चों को जब सेटिस्फाई मिलता है, तभी बच्चे सीखते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी, लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर्स एट एनी स्टेज ऑफ लर्निंग। यह बिल्कुल गलत बात है। लर्निंग इमोशन के साथ जुड़ा हुआ चीज़ है, इमोशनल चीज़ है लर्निंग, इसीलिए इमोशन से इसको अलग करने की कोई कारण नहीं है। ऑप्शन डी, लर्निंग इज फंडामेंटली ए मेंटल एक्टिविटी। ये भी बात गलत है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेंटल एक्टिविटी लर्निंग को हम नहीं कह सकते। लर्निंग मेंटल एक्टिविटी होने के साथ साथ यह एक फिजिकल एक्टिविटी भी है। एज फॉर एग्जांपल, जो मोटर मैकेनिक्स है, वो मोटर मैकेनिक्स जो कार्य सीखता है, वो क्या सिर्फ और सिर्फ मेंटल एक्टिविटी है? बिल्कुल नहीं जी। वो मेंटल एक्टिविटी होने के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी है। जो स्क्रू लगाना, नट बोल्ट्स को खोलने के लिए उसको शारीरिक तरीके से मेहनत करना पड़ता है, मुशक्कत करना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, इट इज एन एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क दैट स्टूडेंट्स। बच्चों को जब हम होमवर्क देते हैं, बच्चे घर से करके वो
टास्क जो भी हम देते हैं वो लाते हैं। तो इसका एडवांटेज, इसका सुविधा क्या है? ऑप्शन है रिमेन बिजी एट होम, क्योंकि जब बच्चों को हम होम टास्क देते हैं तो वो घर में बिजी रहते हैं। ये बिजी रखने के लिए उनको होम टास्क देते हैं क्या? नहीं। ऑप्शन बी स्टडी एट होम, होम टास्क हम जब बच्चों को देते हैं तब ये घर में पढ़ते हैं, नहीं तो ये घर में नहीं पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल ये भी बात गलत है। ऑप्शन सी मे बी चेक्ड फॉर देयर प्रोग्रेस, होमवर्क हम इसीलिए देते हैं क्योंकि होमवर्क के माध्यम से हो सकता है हम बच्चों का प्रगति को जांच कर सकते हैं। हो सकता है बात क्या? ये तो बिल्कुल बात सही नहीं है। ऑप्शन डी मैं डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जब होम टास्क देते हैं तो उस होम टास्क को करने के लिए बच्चों को कुछ ना कुछ खुद से स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, और इसी से धीरे धीरे बच्चों का जो सेल्फ स्टडी है, खुद से पढ़ने का जो आदत है, यह विकसित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ए फील्ड ट्रिप इज अरेंज्ड फॉर, बच्चों के लिए कई बार हम एक्सकर्शन ट्रिप का बंदोबस्त करते हैं, व्यवस्था करते हैं। क्यों, किस लिए ये फील्ड ट्रिप जरूरी होते हैं बच्चों के लिए? चलिए एक एक करके ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन है मेकिंग एन एक्सकर्शन, एक एक्सकर्शन बनाने के लिए हम करते हैं, ऑफ कोर्स हम करते हैं। एक एक्सकर्शन एक आनंदपूर्ण होता है बच्चों के लिए, नए एक जगह पर जाना और वहां जाकर के बच्चे जो करते हैं इससे इनको आनंद मिलता है, ये भी बात सही है, और उस आनंद उस स्फूर्ति के लिए हम ये अरेंज करवाते हैं। ऑप्शन बी सी अदर पीपल डूइंग थिंग्स, हम जब दूसरे जगह पर जाते हैं तो वहां जाने के बाद बाकी लोग किस प्रकार कार्य करते हैं, उनके कार्यशैली को भी हम देख सकते हैं, बच्चों को हम दिखा सकते हैं, यह भी एक उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी नोट द मीनिंग ऑफ एक्शन, एक्शन यानी कि हम जो काम करते हैं उसका असली फायदा क्या होता है, एक कार्य करने का जो परिणाम होता है उसे भी फील्ड ट्रिप के माध्यम से हम बच्चों को समझा सकते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ऊपर दिए जाने वाले हर एक ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन ऊपर है, ये देखिए, स्टूडेंट्स आर पैसिव इन, किस टीचिंग मेथड में बच्चे पैसिव रहते हैं, बच्चे निष्क्रिय रहते हैं, सक्रिय नहीं होते हैं? ऑप्शन है प्रोजेक्ट मेथड, देखो प्रोजेक्ट मेथड में बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे बहुत सारी चीज़ों को खुद से रिसर्च करके ढूंढ के खुद करके लाते हैं, तो प्रोजेक्ट मेथड में बच्चे एक्चुअली एक्टिव रहते हैं, दे आर नॉट पैसिव इन प्रोजेक्ट मेथड। ऑप्शन बी डिस्कवरी मेथड, डिस्कवरी मेथड में भी बच्चे खुद खोज के लाते हैं, डिस्कवर करके चीज़ों को लाते हैं, तो उसमें भी बच्चों को क्या होना पड़ता है, एक्टिव होना पड़ता है। ऑप्शन सी लेक्चर मेथड, ये एक टीचर सेंट्रिक मेथड है और इसमें बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं, ये पैसिव होकर सिर्फ टीचर का लेक्चर सुनते हैं, श्रवण करते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन डी है इंक्वायरी मेथड, ये भी एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मीन्स, जब एक टीचर मान लो फोटोसिंथेसिस, सालोक संश्लेषण जो प्रक्रिया है उसको जब डेमोन्स्ट्रेट करके एक पेड़ ला करके दिखाते हैं तो इससे क्या होता है, इसे ही तो हम डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं ना। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन प्रभाव का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन का प्रभाव। देखो यहाँ कोई विज्ञापन नहीं दिया जा रहा, हाँ कुछ मिनीलैक्स या फिर शैम्पू से नहाया करो ऐसा तो कोई बात नहीं है, या फिर दाने दाने में केसर का दम ऐसा तो कोई यहाँ नहीं हो रहा है बात, इसीलिए ऑप्शन ए सही नहीं होगा। ऑप्शन बी इमिटेटिंग इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन, यस ये सही हो सकता है, क्योंकि कंजम्पशन यहाँ बच्चे डेमोन्स्ट्रेशन को देखेंगे, पहले टीचर जो करवा रहे हैं उसको बहुत बारीकी से देखेंगे, इसके बाद वो खुद भी करने का प्रयास करेंगे। आप एक अगर सेल का जो कनेक्शन है उसको अगर कुछ इस प्रकार आप करवा के, अगर बैटरी लगा करके यहाँ अगर एक बल्ब को आप बर्न करके अगर आप दिखाएंगे तो बच्चे भी घर में जाकर के वो करने का प्रयत्न करते हैं, करने लगते हैं। रामलीला में हमने देखा है बहुत बार, हमने खुद भी किया है, गांव में जब रामलीला होती थी तब हम भी जाकर के वहाँ रावण हो जाते थे, घर में आकर के उसके बाद वाले दिन हनुमान का रोल कोई निभाता था, हम लोग भी वो लकड़ी से हम वो जो अस्त्र शस्त्र बनाते थे, गदा बना करके वो एक्टिंग करना चालू कर देते थे, तो उसे इमिटेटिंग इफेक्ट ऑफ कंजम्पशन कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन सी है इफेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, देखो यहाँ तो कोई एंटरटेनमेंट का बात ही नहीं है, आनंद का कोई बात नहीं है, नहीं होगा। ऑप्शन डी इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यहाँ एक्सपेरिमेंट का भी प्रभाव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69,
डिसलेक्सिया इज ए, देखो डिसलेक्सिया एक रीडिंग संबंधित बीमारी है। डिसलेक्सिया जिस स्टूडेंट का होता है, जिस शिक्षार्थी का होता है, वो सही तरीके से पढ़ नहीं पाता है। मैं पहले ही आपको हिंट दे दिया हूँ। ऑप्शन ए, फिजिकल डिसेबिलिटी इन व्हिच द एबिलिटी टू राइट इज अफेक्टेड बाय डिसफंक्शनल फिंगर्स। बच्चा का जो उंगली होती हैं उनमें डिसफंक्शन होता है, वो सही तरीके से पेन को पकड़ नहीं सकता है और इसीलिए इसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो डिस्कैल्कुलिया होगा, डिस्ग्राफिया होगा ये, क्योंकि यहाँ फिंगरिंग बच्चों का ठीक नहीं है। हाँ, उनका जो फिंगर है वो सही ढंग से काम नहीं करता है, इसीलिए वो पेन नहीं पकड़ पाएंगे। तो ये डिस्ग्राफिया होगा, लेखन संबंधी बीमारी होगी। ऑप्शन बी, फॉर्म ऑफ रीडिंग डिसेबिलिटी लिंक्ड विथ वीक विजन, यानी कि यह विजन है, यानी कि वो दृष्टि संक्रांत बीमारी है। तो ये डिस्ग्राफिया या फिर डिस्कैल्कुलिया या फिर डिसलेक्सिया नहीं है, ठीक है, ये विजन इम्पेयरमेंट है। ऑप्शन सी, लर्निंग डिफिकल्टी टू रीड फ्लुएंटली एंड विथ एक्यूरेट कंप्रीहेंशन डिस्पाइट एवरेज इंटेलिजेंस। एवरेज जिस बच्चा का सही होता है, एवरेज रहता है, वो उतना लो नहीं रहता है, हाई भी नहीं रहता है, मीडियोकर रहता है, लेकिन वो फ्लुएंटली पढ़ नहीं पाता है, इसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। देखो यहाँ रीडिंग है कि नहीं, रीडिंग है, मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। एंड ऑप्शन डी, लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिफिकल्टी एसोसिएटेड विथ इम्पेयर्ड हियरिंग। देखो यहाँ तो हियरिंग वाला प्रॉब्लम है, तो यहाँ हियरिंग वाला प्रॉब्लम को डिसलेक्सिया नहीं कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 70, इफ यू फाइंड ए स्टूडेंट वेयरिंग सम ऑड ड्रेस इन योर क्लास यू विल। आप एक शिक्षक हो और आपने ये ऑब्जर्व किया कि एक बच्चा बड़ा अद्भुत पोशाक पहनकर विद्यालय आता है, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, आस्क द स्टूडेंट नॉट टू अटेंड द क्लास। आप सीधा उस बच्चे को बोल दोगे कि आप ऐसा क्लास में मत आना, आप ऐसा नहीं कर सकते, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो दुखी हो सकता है। कई बार तो ऐसा अपमान करने से बच्चा सुइसाइड तक कर लेते हैं, तो ये करना बिल्कुल गलत बात है। हमें सिंपैथी दिखाना चाहिए, हमें प्यार से बच्चों को समझाना चाहिए। ऑप्शन बी, मेक ए जोक ऑन हिम। आप अगर उसको हंसोगे ना, उस पर हंसोगे, तो ये बड़ा ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, ये भोगेगा, इसका जो मानसिक संतुलन है ये बिगड़ भी सकता है, ठीक है, गुस्सा भी इसका बढ़ सकता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। ऑप्शन सी, काउंसिल हिम नॉट टू वेयर सच क्लोथ्स इन ए क्लास। आप इसको समझा सकते हैं, उसको काउंसिलिंग करवा सकते हैं कि आपको ना क्लास में ऐसी पोशाक पहन के नहीं आनी चाहिए। आपका अगर बहुत मन है तो आप शादी ब्याह में, वो पार्टी सार्टी में आप वो पहन कर जा सकते हो, लेकिन क्लास का एक रूल होता है, विद्यालय का एक नियम होता है, विद्यालय में एक कायदे कानून होते हैं, उनके हिसाब से आपको पोशाक पहनना चाहिए, ये समझाना चाहिए। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी है, नॉट पे एनी अटेंशन। देखो आपका क्लास है और आपका क्लास में एक बच्चा अद्भुत कपड़े पहनकर अगर आता है, तो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, आपको उसमें अटेंशन देना ही पड़ेगा। आप अटेंशन ना दे के उसमें से बच नहीं सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, सम स्टूडेंट्स आर बैकवर्ड इन स्टडीज। ऑफ कोर्स ये सही बात है, आप अगर पढ़ाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने में ठीक होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ने में बेठीक होते हैं। व्हाट विल बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। तो आपका दृष्टिकोण उन बच्चों के प्रति क्या होता है? आपका जो दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, उन बच्चों के प्रति कैसा होना चाहिए? देखो ऑप्शन ए, मेक द एजुकेशनल प्रोसेस जॉयफुल। सॉरी, ये क्या है? हाँ, ये वाला ऑप्शन है। हर्ष, आप बहुत कठोरता से उनके साथ बिहेव करोगे, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप हर्ष होने से काम नहीं चलेगा। ऑप्शन बी, सिंपैथेटिक। यस, आपको सहानुभूतिशील होना चाहिए, आपको बहुत प्यार से उनको समझाना चाहिए, ऐसा ऐसा है। जो टॉपिक उनको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बार बार उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए, उनको बार बार आपको समझाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उनको डांटना चाहिए। सिंपैथेटिक होना चाहिए। लिबरल होने से भी यहाँ फ़ायदा नहीं होगा और लवेबल, बहुत प्यारा होने से भी यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, प्ले थेरापी इज अडॉप्टेड इन द स्टडी ऑफ चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू। देखो यहाँ प्ले वे मैथड नहीं है, यहाँ प्ले थेरापी के बारे में बताया गया है। यानी कि कई बार बच्चों का जो समस्या होता है उनको हम ढूंढ निकालने के लिए प्ले थेरापी का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए,
मेक द एजुकेशनल प्रोसेस जॉयफुल। देखो यहाँ प्ले वे मेथड नहीं है और प्ले थेरापी शब्द है, इसीलिए यहाँ जॉयफुल नहीं होगा सही जवाब। ऑप्शन बी, टू अंडरस्टैंड द इनर मोटिव्स एंड कॉम्प्लेक्सेस ऑफ चिल्ड्रन। यस, ये सही बात है। बच्चों का जो इनर यानी कि आंतरिक जो समस्या है, आंतरिक जो उनका दिक्कतें हैं, दुविधाएं हैं, उद्देश्य है, उनको समझने के लिए क्या क्या जटिलता उनका अंदर है, उनको समझने के लिए हमें प्ले थेरापी का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी, मेक एजुकेशन मोर एक्टिविटी सेंटर्ड। हमें प्ले थेरापी सिर्फ एक्टिविटी सेंटर्ड शिक्षा बनाने के लिए नहीं यूज करना होता है। ऑप्शन डी, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले एक्टिविटीज इन एजुकेशन। और एक्टिविटीज यानी कि खेल का कितना महत्व है शिक्षा में, उसका इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए भी हमें प्ले थेरापी अडॉप्ट नहीं करना होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। द बेस्ट रेमेडी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ लर्निंग इज। बच्चों का जो सीखन के संबंधी जो समस्या है, लर्निंग संबंधी जो समस्या है, उनका सबसे बढ़िया सोल्यूशन क्या है। ऑप्शन है सजेशन फॉर हार्डवर्क। ये हार्डवर्क करो करो ये हर कोई बता सकता है, लेकिन बच्चे नहीं करेंगे तो क्या करोगे, ये सही सोल्यूशन नहीं है। ऑप्शन बी, सुपरवाइज स्टडी एंड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में अगर आप सुपरवाइज करके बच्चों को पढ़ने के लिए उत्साह दोगे तो ये भी सही बात नहीं है। ऑप्शन सी, सजेशन फॉर प्राइवेट ट्यूशन। आप प्राइवेट आप लोग ट्यूशन जाकर पढ़ो, आपको हमारे क्लास में समझ में नहीं आती है, ऐसा आप अगर एडवाइस करेंगे तो ये भी सही सोल्यूशन होगा क्या, नहीं होगा। ऑप्शन डी, डायग्नोस्टिक टीचिंग। यस, ये होगा सही सोल्यूशन, क्योंकि डायग्नोस्टिक टीचिंग में हम क्या करते हैं कि बच्चे क्यों सीख नहीं पा रहे हैं, वो क्यों वाला पार्ट को हम कवर करते हैं। कारण क्या है, बच्चे जो सीख नहीं पा रहे हैं ना, हम जो कार्य देते हैं वो करके नहीं लाते, वो क्यों करके नहीं लाते हैं, उसका जब कारण, असली वजह क्या है, वो जब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं तो वही सबसे बढ़िया सोल्यूशन होगा, बढ़िया रेमेडी होगा बच्चों का लर्निंग रिलेटेड इश्यूज का, प्रॉब्लम्स का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। हम सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका मन में कोई दुविधा है, कोई सवाल है तो आप हमें बेझिझक पूछ सकते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, स्कूल्स शुड कंसंट्रेट ऑन। हमारे भारतवर्ष जैसा एक गणतांत्रिक देश में विद्यालय को किस में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऑप्शन है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स टू फेस द हर्डल्स ऑफ डेली लाइफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बच्चों को जो समस्याओं का सम्मुखीन होना पड़ता है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनको लेकर के ज़्यादा चिंता करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड्स ऑफ ए गुड सिटीजनशिप। बड़े होकर हम जो बच्चे हैं वो हर एक अच्छा नागरिक बने, इसके लिए हमें ज़्यादा प्रयत्न करना चाहिए, विद्यालयों को ज़्यादा इस पर बल देना चाहिए। ये भी सही कथन नहीं है। चलिए देखते हैं इससे ज़्यादा सही और कुछ स्टेटमेंट ऊपर है या नहीं। ऑप्शन सी में क्या है, देखो, प्रिपरेशन फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस। एकेडमिक एक्सेलेंस यानी कि सिर्फ और सिर्फ किताबी तौर पे उनको बढ़िया बनाने के लिए उसमें ज़्यादा बल देना चाहिए, ये भी सही बात नहीं है। ऑप्शन डी, इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज चेरिस्ड बाई कंट्री। यस, हमारे देश का जो वैल्यू है, देश का जो मर्यादा है, उनको रक्षा करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, हर एक विद्यालय को प्रयत्न करना चाहिए। देयरफॉर ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। Question number 75. It can safely be assumed that a student understands a principle when he or she can. हम ये बहुत ही सुरक्षात्मक तरीके से मान सकते हैं कि एक प्रिंसिपल को बच्चा ने बहुत बारीकी से समझ लिया। कब? ऑप्शन है, गिव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इट। जब वो बच्चा उस पर ज़्यादा उदाहरण दे सकता है तब। ज़्यादा उदाहरण देने से हम ये नहीं मान सकते कि उसने वो नीति को, वो प्रिंसिपल को समझ लिया। ऑप्शन बी, यूज इट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स टू व्हिच इट अप्लाइज। यस, जिस समस्या में उस प्रिंसिपल का, उस नीति का अप्लाई होगा, प्रयोग होगा, उस समस्या में जब वो बच्चा बहुत ही शानदार तरीके से उस प्रिंसिपल को, उस नीति को अप्लाई कर सकेगा समाधान करने के लिए, तभी हमें समझ आना चाहिए कि हाँ, बच्चे ने बिल्कुल बारीकी से उस नीति को सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 76 से पहले बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज इट अगेन व्हेन ही और शी एनकाउंटर्स इट अगेन। वो दोबारा जब इसे पाएगा, इस समस्या को पाएगा, तब क्या करेगा, वो इसे रिकॉग्नाइज कर पाता है, वो इसे समझ पाता है ना। ये उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, ये सही तरीका नहीं है। ऑप्शन डी, रिकॉल द प्रिंसिपल्स एज एंड व्हेन आस्क्ड। यहाँ मेमोरी या फिर क्रैमिंग का बात कह रहा है, तो ये सही ऑप्शन नहीं होगा। जब ये याद कर सकता है, तो याद मतलब क्या है, क्रैमिंग या फिर रट्टो तोता। तो रट्टो तोता को हम तवज्जो नहीं देते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, डिस्पाइट ऑफ योर रिक्वेस्ट्स एज एन इंचार्ज ऑफ टाइम टेबल इन द स्कूल ए टीचर ऑलवेज कम्स लेट। आप एक विद्यालय का टाइम टेबल को मैनेज करने वाले शिक्षक हो और आपने बहुत बार रिक्वेस्ट किया है एक टीचर को कि आपको जल्दी आना चाहिए, 9 बजे से पहले आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो टीचर देर करके आते हैं। इन दिस सिचुएशन यू विल, अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए? आप टाइम टेबल को मैनेज करने वाले टीचर हो स्कूल का, आप इंचार्ज हो, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन है इंसल्ट हिम इन द प्रेजेंस ऑफ अदर टीचर्स। बाकी जब शिक्षक रहेंगे उनके सामने उस टीचर को आप इंसल्ट करेंगे, अपमान करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी एडवाइस हिम टू कम इन टाइम, आप फिर से उनको एडवाइस करोगे, हालांकि ऑलरेडी आपने बोल दिया, आपने बहुत बार इनको रिक्वेस्ट किया है, विनय क्या है, अनुरोध क्या है, लेकिन फिर भी वो देर से ही आते, तो आपको दोबारा एडवाइस करने का कोई फायदा नहीं होगा। ऑप्शन सी रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, यहाँ आपको प्रिंसिपल को ही रिपोर्ट करना चाहिए कि मैं फलाना टीचर को बार बार बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी ये नहीं आते हैं, टाइम टेबल मैनेज नहीं करते हैं, और एज ए टाइम टेबल मैनेजर ऑफ द स्कूल मैं आपसे ये शिकायत करता हूँ। ये आपको करना चाहिए क्योंकि आपने रिक्वेस्ट कर लिया, एडवाइस कर लिया, कुछ काम नहीं है, अब कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। अभी आपको तो प्रिंसिपल को ही बोलना पड़ेगा। ऑप्शन डी रिमेन इनडिफरेंट टू इट, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन देखो आपको फ़र्क पड़ना चाहिए, आप पर यह दायित्व दिया गया है, आप टाइम टेबल मैनेज करने का इंचार्ज हो स्कूल का, तो आपको तो इसमें एक्शन लेना पड़ेगा, आप इंडिफरेंट रहने से नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, एवरी लर्नर इज यूनिक मीन्स दैट, हर एक शिक्षार्थी यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन है नॉट टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स। यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर, क्योंकि यही सही उत्तर है। जब हम एवरी लर्नर इज यूनिक कहते हैं, हर एक शिक्षार्थी अद्वितीय है, इसका मतलब है कि हर एक शिक्षार्थी का जो क्षमता है, हर एक शिक्षार्थी का जो रुचि है, इंटरेस्ट है, हर एक का जो टैलेंट है वो अलग अलग होता है, ठीक है, एक जैसा नहीं होता है। और ऑप्शन बी क्या बता रहा है? देखो, लर्नर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटीज नॉट डू दे शेयर कॉमन गोल्स। अरे बच्चों का कॉमन गोल हो सकता है, ना भी हो सकता है, लेकिन नहीं होता है, ये हम स्ट्रिक्टली नहीं कह सकते। ऑप्शन सी है कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? पॉसिबल है। ऑप्शन डी इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल्स ऑफ लर्नर्स इन ए हिटेरोजेनियस क्लास। हिटेरोजेनियस यानी कि हर एक बच्चा का उम्र अलग अलग है, अलग अलग कक्षाओं का बच्चे एक साथ बैठे हैं, अलग अलग धर्म संस्कृति से लोग आकर बैठे हैं एक साथ, तो इनको क्या हम पोटेंशियल, उनका जो इनर क्वालिटी है उनको बूस्ट नहीं कर सकते? हम ज़रूर कर सकते हैं, ये गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 78, द इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाय। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग यानी कि जब शिक्षक के रूप में आपका नौकरी हो जाएगा, इसके बाद आपको ट्रेनिंग दिलाना चाहिए, ये ज़्यादा प्रभावशाली होगा। कैसे करने से? ऑप्शन है यूजिंग ट्रेनिंग पैकेज विच इज़ वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस। ट्रेनिंग पैकेज यहाँ यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा पहले से ही। ऑप्शन बी मेकिंग इट रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जो टीचर ट्रेनिंग है उसको रह करके करने का यदि मौका दिया जाए तो उसमें क्या ज़्यादा सीखेंगे टीचर, और अगर अप डाउन करके घर से जा करके अगर करेंगे तो वो अच्छे से नहीं करेंगे, ये बात गलत है। ऑप्शन सी यूजिंग कोऑपरेटिव अप्रोच। यस, कोऑपरेटिव अप्रोच से, भागीदारी से जब हम वो इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग करवाने का प्रयत्न करेंगे तब ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कोऑपरेटिव अप्रोच। और ऑप्शन डी है प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग फॉलोअप प्रोसीजर्स। यहाँ ट्रेनिंग फॉलोअप प्रोसीजर सिर्फ यूज़ करने से काम बनेगा नहीं, ठीक है, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ेगा, सम्मिलित तरीके से हमें सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 79, इन NCTA नेशनल जो काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, इसका बात यहाँ कहा जा रहा है, द BEd करिकुलम फ्रेमवर्क 2014 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फसाइज्ड इन एजुकेशन। तो 2014 का जो NCTE BEd करिकुलम फ्रेमवर्क है, इसके तहत ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा बल देना चाहिए, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80, हाउ मैनी सेंसेस ए पर्सन यूजेस वाइल वॉचिंग ए फिल्म। हम जब एक फिल्म देखते हैं, एक सिनेमा देखते हैं, तो उसमें हम कौन कौन सी सेंस को यूज़ करते हैं? देखो, सबसे पहले यहाँ हम एक फिल्म के सामने जब हम बैठते हैं, वो हॉल में हो या फिर अपना टेलीविज़न स्क्रीन के सामने हो, टैबलेट के सामने हो, लैपटॉप के सामने हो, मोबाइल फ़ोन का सामने हो, तो हम आँखों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ ये लोग क्या बोल रहे हैं उसको भी समझने के लिए हम सुनते हैं, तो 2 सेंस हो गया। इसके साथ साथ हम सोचते हैं यहाँ क्या हो रहा है, आनंद लेते हैं, तो ये सोचने वाली बात है। जो एक फिल्म को देखने के बाद जो डोपामिन हमारे
शरीर में जो रिलीज होता है ना, जिससे हम आनंद महसूस करते हैं, तो ये और एक सेंस है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 सेंसेस का इस्तेमाल यहाँ होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार और भी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे सार्थक एजुकेटर चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।